नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल की। और भूगोल में का पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारी जो परिकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति व उपग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी को। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसको किसने दिया और किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को परिभाषित करती है। तो इस सारी की सारी बातें करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो में हमारे आए हुए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप तुरंत जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। और तो इसके बारे में जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, उस चित्र के माध्यम से हम बात करेंगे। इनकी किसने दी है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंटियर, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं और ये बाद में पादरी भी बन जाते हैं, अर्थात एक चर्च में ये पादरी बन जाते हैं। पहले ये वैज्ञानिक थे, लेकिन जब इनका जो भाव है, इनका जब मन है अध्यात्म के क्षेत्र में लगा तो फिर ये पादरी भी बन जाते हैं, साथ साथ में अपना काम भी करते रहते हैं। तो बहुत ही एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनका सिद्धांत जो है वो 1927 ईस्वी में आता है, ठीक है। 1927 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत आइंस्टीन के सापेक्षवाद पर आधारित है। किस पर? आइंस्टीन के सापेक्षवाद पर आधारित है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेमेंटियर का फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद दूसरा फोटो आप देखिए कि आइंस्टीन जो है वो लेमेंटियर के एक मित्र थे। और जब एक बार लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या की थी तो उस दौरान इनके साथ ये दिख भी रहे हैं आइंस्टीन, ओके। तो आइंस्टीन के जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है उस पर ये बिग बैंग सिद्धांत आधारित है। बाद में इनके सिद्धांत की व्याख्या जो है रॉबर्ट वेगोनर महोदय के द्वारा 1967 ईस्वी में दी गई। एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड के विस्तार की पुष्टि बाद में की, ठीक है। इनके सिद्धांत के आने के 2 वर्ष के पश्चात एडविन हब्बल ने भी बताया कि हाँ, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। इसके सिद्धांत के अन्य नामों की बात करें तो इस सिद्धांत का एक और नाम है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अर्थात इनके सिद्धांत में एक चीज ये है कि ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और निरंतर वो आज भी हो रहा है। तो इस बात का समर्थन जो है इस सिद्धांत के आने के 2 वर्ष बाद में एडविन हब्बल ने भी दिया था। तो अगर कहा जाए कि आज का सर्वमान्य आधुनिक सिद्धांत कौन है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है, तो दोस्तों वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि लेमेंटियर महोदय के द्वारा दी गई थी। तो बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी परिकल्पनाएं पहले आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो मान्य है, सर्वाधिक जो मान्य है, जो आधुनिक सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार, अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ एक छोटे गोले पर केंद्रित था। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पहले जो एक छोटा सा गोला था, ठीक, यहां पर एक छोटा सा पहले गोला था। तो ये ब्रह्मांड पूरा एक गोले के आकार में था, ठीक है। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, जब किसी चीज में अधिक संकेंद्रण होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस गोले में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे नाम दिया गया महाविस्फोट या बिग बैंग, ठीक है। तो इस गोले पे महाविस्फोट होता है और इस विस्फोट के बाद पहले ब्रह्मांड में ना तो समय था, ना ही स्पेस था और ना ही कोई वस्तु थी। लेकिन जब इस गोले में विस्फोट हुआ तो कण जो है दूर दूर जब छिटके तो बीच में स्पेस भी आता है, अर्थात स्थान भी आता है, और समय की उत्पत्ति भी पहली बार होती है। और इसके साथ साथ वस्तुएं का मतलब है ग्रह भी बाद में चल करके बनते हैं इसी के आधार पर, ठीक है। तो विस्फोट के बाद ही समय, स्थान अर्थात स्पेस और वस्तु की उत्पत्ति हुई है। तो अगर इस में पूछा जाए कि समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति कब हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के फलस्वरूप हुई। ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो जॉर्ज लेमेंटियर महोदय के द्वारा कही गई है। किस थ्योरी में? बिग बैंग थ्योरी में। आगे ये कहते हैं कि विस्फोट के कुछ समय में, मतलब कुछ सेकंड में, सेकंड से भी नैनो सेकंड समय में बिंदु जो है वो विस्तृत होकर वॉलीबॉल का आकार ले लेता है। छोटा सा बिंदु बाद में बड़ा आकार ले लेता है और जो बाद में आके गोले के समान हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड हुई, जब ब्रह्मांड की आयु
1 सेकंड हुई। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, मैं एक दूसरे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहां पर पूरी चीज यहां पर बताई गई है कि कैसे 1 सेकंड में क्या होता है, फिर उसके बाद 3 मिनट में क्या होता है, मिनट के बाद फिर कुछ वर्षों में क्या होता है। तो इस तरीके से पूरी जो थ्योरी को है एक चित्र के माध्यम से यहां पर बताया गया, और कैसे लास्ट में जो है मानव की उत्पत्ति होती है ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति के बाद में। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से आप यहां पर समझ सकते हैं। तो जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड एक हुई और उसका ताप कुछ कम हुआ, तो मूल कणों तथा प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई, जो आगे चल करके परमाणु का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले मूल कणों की उत्पत्ति हुई। मूल कणों, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो सबसे पहले कण बने वो मूल कण थे, उनकी उत्पत्ति होती है। और विस्फोट के 1 मिनट बाद ही ब्रह्मांड बड़ा होकर एक ताप नाभिकीय रिएक्टर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ताप नाभिकीय रिएक्टर का रूप धारण कर लेता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि हाइड्रोजन नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बने। तो हाइड्रोजन से ही क्या है, हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। हाइड्रोजन व हीलियम के बादल संकुचित होकर के, घनीभूत होकर के क्या होता है, आकाश गंगा व तारों का निर्माण होता है। सूर्य तथा अन्य तारों का संगठन का लगभग 98% भाग जो है वो हीलियम तथा हाइड्रोजन का बना हुआ है। तो आज भी सूर्य का जो पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा है। तो इस तरीके से इसमें इन्होंने बताया कि 98% भाग जो है वो सूर्य व अन्य तारों का हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। बाद में नाभिकीय संलयन के कारण तारों का केंद्रीय भाग, जब नाभिकीय संलयन का मतलब क्या है, जब नाभिक जुड़ते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है, जब नाभिक टूटते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है, दोनों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन यह माना जाता है कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा ज्यादा भारी मात्रा में उत्पन्न होती है। तो वही ये बताया गया है कि नाभिकीय संलयन के कारण तारों का जो केंद्रीय भाग था वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तारों से चमक निकलने लगी। जब गर्म हुआ तो फिर उनसे चमक निकलने लगी, और बिग बैंग के लगभग, इस महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, अर्थात आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या है कि बिग बैंग थ्योरी के 10.5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ कि सौर मंडल का निर्माण हुआ। और अब जब हम ये कहते हैं कि आज से, तो अगर हम वर्तमान से जोड़ें, इसका मतलब है कि सौर मंडल के निर्माण के हम कितना आगे आ चुके हैं, 4.5 अरब वर्ष आगे आ चुके हैं। तो 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ, और सौर मंडल के निर्माण के पहले जो है 10.5 वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इससे ही ग्रहों व उपग्रहों की बाद में उत्पत्ति होती है। अपने निर्माण काल से प्राप्त आवेग के कारण आकाश गंगाओं के मध्य की दूरी आज भी बढ़ती जा रही है। तो चूंकि उस समय जो विस्फोट हुआ था उसका बल, उसका आवेग आज भी काम कर रहा है, और आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे कि इस सिद्धांत में आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटा सा गोला था जिसमें विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट से धीरे धीरे बीच में स्पेस बना, टाइम बना, और उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर ये गैलेक्सियां जो है आकाश गंगाएं बनी। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पहले ये यहाँ तक इतना दूरी थी, विस्तार हुआ, फिर थोड़ा सा और विस्तार हुआ, फिर थोड़ा सा और विस्तार हुआ। इस तरीके से जो है आकाश गंगाओं में जो है विस्तार, आज भी उनमें जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये बताया गया है लेमेंटियर महोदय के बिग बैंग सिद्धांत में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।